हम लोगों ने फोर्स का फॉर्मूला पढ़ा है। फोर्स on any moving object or any object is rate of change of momentum P. P is momentum. तो dP by dt हमको क्या देता है? फोर्स। अब मोमेंटम होता है m into v. So this may be d by dt of mv. अब थोड़ा सा इसको समझने की जरूरत है कि प्रैक्टिकली किस तरह से मोमेंटम चेंज होता है। हमारे पास दो क्वांटिटी है, मास और वेलोसिटी। एक कार अपनी जगह पर खड़ी है, इंजन चला, इंजन ने फोर्स लगाया और उस फोर्स के कारण उसकी वेलोसिटी चेंज हो गई, तो मोमेंटम चेंज हो गया। मोमेंटम चेंज किसके चेंज के कारण हुआ? वेलोसिटी के चेंज के कारण हुआ। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि अगर किसी चीज का मास लगातार चेंज होता जाए तो वो मोमेंटम का चेंज होगा कि नहीं होगा? आंसर है वो भी होगा। जैसे एक ट्रेन चल रही है और एक ट्रेन चल रही है, उसमें सैंड भरी हुई है, रेत भरी हुई है और उसमें नीचे एक छोटा सा छेद है, उसमें से वो सैंड गिरते जा रही है, तो इसका मास लगातार कम होते जा रहा है। अगर इसका मास कम होते जा रहा है तो इसकी वेलोसिटी का क्या होगा? वेलोसिटी उसकी बढ़ती जाएगी। तो इस तरह से वो दैट इज कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। मास कम होता है, वेलोसिटी बढ़ी, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि उसका मोमेंटम चेंज हो रहा है। अगर वेलोसिटी चेंज होती है तो भी मोमेंटम चेंज होता है और मास चेंज होता है तो भी मोमेंटम चेंज होता है। वेलोसिटी चेंज होने का एग्जांपल हमने देखा है, जब कार चलती है, कोई भी चीज चलती है या उस पर ब्रेक लगती है, वेलोसिटी चेंज होती है। लेकिन मास चेंज होता है, उसका एग्जांपल है रॉकेट का चलना। किस तरह से? एक रॉकेट में बहुत सारा फ्यूल भरा हुआ है, पेट्रोल या जो भी फ्यूल है, उसका सॉलिड फ्यूल है, फ्यूल भरा हुआ है और उसका मास, मान लीजिए रॉकेट 100 kg का है और उसके अंदर फ्यूल भी 100 kg है। उसके बाद हमने नीचे से फ्यूल को जलाया, बड़ी स्पीड से जलता है और पीछे से उसकी गैसेस निकल जाती है। जैसे ही वो जलेगा और गैस निकल जाएगी, ये जो 200 kg है ये कम हो जाएगा और तेजी से कम होता जाएगा, 199, 198, 197। अब दोनों में से क्या चीज चेंज हो रही है? मास। लेकिन मास का चेंज होना मोमेंटम का चेंज होना है या नहीं है? तो आंसर है। क्यों? क्योंकि फोर्स के लिए हमने क्या पढ़ा है? चेंज इन मोमेंटम, और मोमेंटम दो क्वांटिटी से बनता है, मास से भी और वेलोसिटी से। इसलिए कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ वेलोसिटी चेंज होने से फोर्स बने, मोमेंटम चेंज हो। अगर किसी चीज का मास भी चेंज होता है तो भी चलते चलते मास चेंज होता है, तो क्या होगा? उस पर उसका मोमेंटम चेंज हुआ माना जाएगा। राइट? ये एग्जांपल मैंने आपको दिया कि रॉकेट का फ्यूल जब बर्न होके निकलता जाता है तो उसका मास कम होते जाता है। ओके, ये अब हम कैलकुलेशन करते हैं कि इसके बेसिस पर उसका थ्रस्ट कितना होता है। फोर्स का जो फॉर्मूला होता है, फोर्स d by dt of mv, this we can write as d by dt of mass multiplied by v। ऐसा भी कर सकते, अगर हम चाहें तो इसको ऐसा भी कर सकते हैं, d by dt of v multiplied by mass। ये इस पर डिपेंड करता है कि कौन सी चीज कांस्टेंट है और कौन सी चीज बदल रही है। रॉकेट के केस में गैसेस पीछे निकल रही है, उस गैसेस की कुछ वेलोसिटी है, से 100 मीटर पर सेकेंड। रॉकेट यहां से यहां उठा, अभी भी गैसेस की वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकेंड। रॉकेट वहां तक चला गया, अभी भी उसकी वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी कैसी है? कांस्टेंट। वेलोसिटी कांस्टेंट। लेकिन रॉकेट का मास
200 kg से 198, 196, 194 क्या चेंज हो रहा है? मास। ये चीज फिट हो गई। वेलोसिटी इज कांस्टेंट, मास इज चेंजिंग। तो रॉकेट में चेंज इन मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? dm/dt मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी। कार के केस में कार का मास नहीं बदल रहा है, उसकी वेलोसिटी बदलती है। तो कार के केस में चेंज इन मोमेंटम हम क्या लगाएंगे? dv/dt इनटू मास। समझ में आया? तो फोर्स के दोनों फॉर्मूले याद रखिए, दोनों को नोट कर लीजिए। और इसी को हमने छोटा करके क्या बनाया था? m, और dv/dt क्या होता है? a। सो दिस इज फोर्स इज इक्वल टू m इंटू a। एक ये फॉर्मूला हो गया और एक ये भी फॉर्मूला हो गया। इस तरह से फोर्स के दो फॉर्मूले होते हैं, मास इंटू dv/dt, dm/dt इंटू वेलोसिटी। और अब आपके जो न्यूमेरिकल्स क्लास 11 में आते हैं, दोनों में से किसी के भी आ सकते। एक बॉडी की वेलोसिटी ऐसे ऐसे चेंज हो रही है, या एक बॉडी का मास ऐसे ऐसे चेंज हो रहा है। राइट। अब थोड़ा सा इसको हम और डिटेल में लेते हैं। इन केस ऑफ रॉकेट, इन केस ऑफ रॉकेट हमको मालूम है रॉकेट की शेप, और उसके नीचे इसमें फ्यूल भरा है, और यहां से इधर जो फ्यूल है, इस फ्यूल की बर्निंग होती है, और यहां से गैसेस पीछे निकलती है। इस गैसेस की वेलोसिटी मान लीजिए u है, और इसमें एक छोटा सा टाइम हमने देखा dt टाइम। उस समय जो गैसेस जल गई, यानी जितना फ्यूल जल के गैस बाहर निकली, उसका कुछ तो मास होगा जो फ्यूल जला है, वो छोटा सा मास हमने माना dm। तो हमने एक्सप्लेन क्या किया? In a rocket, let dm be the small mass of fuel burnt in time dt, in time dt. The gases come out with velocity u with respect to rocket. Come out with velocity u with respect to rocket. Okay, then the momentum, then momentum calculations. देखिए, इनिशियल मोमेंटम of rocket plus fuel 0। क्यों? दोनों खड़े हुए थे, जलाने के पहले दोनों खड़े थे, तो दोनों का मोमेंटम कितना था? 0। ओके। ऑन बर्निंग the dm mass of gas get velocity u। गैस को कितनी वेलोसिटी मिली? u। Therefore, and
and therefore its momentum is dm into u. ये हो गया इट्स मोमेंटम, राइट? व्हाट इज, अच्छा, ये अगर इसका मोमेंटम है तो यही मोमेंटम किसका होगा? रॉकेट का। क्यों? क्योंकि दोनों का सम पहले क्या था? 0। अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन, according to conservation of momentum, rocket also has same momentum. In opposite direction. अगर उसका उतना ही मोमेंटम अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो दोनों का सम कैसा होगा? 0। ठीक है? अच्छा, therefore momentum of rocket is equal to minus dm into u. Therefore, rate of change of momentum is equal to, इसको 9 से डिवाइड कर दिया, so we get minus dm by dt multiplied by u, minus u into dm by dt. This is rate of change of momentum. अब rate of change of momentum ही क्या होता है? Force. Rate of change of momentum किसका? Rocket. Therefore, force or thrust on the rocket is minus u dm by dt. Therefore, force on rocket is equal to minus u dm by dt. Yes. ये आपको याद रखना है, फोर्स ऑन रॉकेट माइनस u dm by dt. What is u? शुरू में हमने लिया था, what is u? इसकी वेलोसिटी, गैसेस जो जलने के बाद स्मोक बाहर निकलता है उसकी वेलोसिटी, वो है u. और किसके रिस्पेक्ट में? रॉकेट के रिस्पेक्ट में. और dm क्या है? A small mass of gases which is burning in time dt. dm by dt, that is small mass of gases which is burning in time dt. So इसको बोलते हैं rate of change of mass या rate of gas burning, जो भी कहते हैं. ठीक है? So this becomes the thrust on the rocket. अब अगर हमको ये फोर्स, इस पर हम क्या एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं? आंसर इज यस, एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं. व्हाट इज एक्सेलरेशन ऑफ द रॉकेट? एक्सेलरेशन इज ऑलवेज फोर्स अपॉन मास. तो इसमें अगर फोर्स अपॉन मास करते हैं, दैट गिव्स द एक्सेलरेशन. Acceleration of rocket A is equal to force upon mass. This is equal to force कितना है? minus u dm by dt.
एंड डिवाइडेड विथ m. m क्या होना चाहिए? मास ऑफ रॉकेट. m is मास ऑफ रॉकेट. लेकिन रॉकेट का मास लगातार बदल रहा है क्योंकि गैस जल के उसमें से निकलते जा रही है. तो इसको हम क्या बोलेंगे? मास ऑफ रॉकेट एट दैट इंस्टेंट. मास ऑफ रॉकेट एट दैट इंस्टेंट. तो ये क्या है? उसका एक्सेलरेशन. तो ये जो एक्सेलरेशन हमने निकाला, इज दिस एक्सेलरेशन ए यूनिफॉर्म कांस्टेंट एक्सेलरेशन और इज इट ए वेरिएबल एक्सेलरेशन? तो आंसर है इट इज वेरिएबल. क्यों? क्योंकि ये मास लगातार कम होते जा रहा है और इस मास में हमेशा ये dm माइनस होते जाएगा. 1 सेकंड में dm माइनस हो जाएगा, 2 सेकंड में 2dm हो जाएगा, 3 सेकंड में 3dm हो जाएगा. ये कम होते चला जाएगा. अगर ये कम हो गया तो एक्सेलरेशन भी ज्यादा होते जाएगा. सो रॉकेट हैज ए वेरिएबल एक्सेलरेशन. अब इसके साथ एक दो छोटी छोटी चीजें और क्वेश्चन बनते हैं. रॉकेट पे लगने वाला थ्रस्ट किस किस पर डिपेंड करता है, या रॉकेट का एक्सीलरेशन किस पर डिपेंड करता है? तो आंसर है उसके लिए dm बड़ा होना चाहिए. जैसे dt हमने 1 सेकेंड किया, व्हाट डज दैट मीन? गैस बर्न्ड इन 1 सेकेंड. तो dm कैसा होना चाहिए? ज्यादा से ज्यादा. तो एक्सीलरेशन या फोर्स ज्यादा होगा. दूसरा क्या ज्यादा होना चाहिए? u शुड बी एज लार्ज एज पॉसिबल. ये दोनों चीजें हम कैसे ज्यादा कर सकते हैं? व्हाट इज dm? द गैस और द फ्यूल बर्निंग पर सेकेंड, दैट इज dm by dt. ओके, तो गैस बर्निंग पर सेकेंड को अगर हमने इंक्रीज करना है तो हमारे पास क्या तरीका है? तो आंसर है ऐसा फ्यूल लेंगे जो ज्यादा से ज्यादा जले. तो हम कह सकते हैं कि पेट्रोल को हमने जलाया, आग लगा दी यहाँ पर और वो बड़ी तेजी से जला, लेकिन हमने जितना सोचा उतनी तेजी से वो भी नहीं जल पाता. जैसे ही पेट्रोल बर्न होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, उसकी लेयर बनेगी, वो इधर से ऑक्सीजन को कांटेक्ट में नहीं आने देगी. अगर ऑक्सीजन कांटेक्ट में नहीं आएगी तो पेट्रोल की जो दूसरी लेयर है वो नहीं जलेगी. तो जब इसका कार्बन डाइऑक्साइड या स्मोक निकल जाएगा तब दूसरी लेयर जलेगी, फिर उसका स्मोक निकलेगा, तीसरी लेयर जलेगी. इस तरह से द फ्यूल बर्निंग पर सेकेंड कम हो जाता है. उतना जितना हमको चाहिए, जितना फोर्स के लिए चाहिए, उतना dm नहीं मिल पाता. तो हम क्या करते हैं? वी कैन यूज सॉलिड फ्यूल. तो सॉलिड फ्यूल से क्या होता है? इतनी सी जगह में अगर आप 100 लीटर फ्यूल रखते हैं लिक्विड फॉर्म में और इसी को अगर सॉलिड फॉर्म के फ्यूल में भर देंगे तो कौन सा ज्यादा आएगा? सॉलिड. तो इतने से वॉल्यूम में सॉलिड फ्यूल ज्यादा आएगा. दूसरा हम क्या करते हैं? क्वांटिटी बढ़ा के, ऑक्सीजन का प्रॉब्लम होगा, CO2 हमेशा ऊपर में लेयर आएगी आएगी, तो हम क्या करते हैं? उसी में ऐसे केमिकल मिला देते हैं जो कि ऑक्सीजन देते हैं. आपने ऐसे केमिकल्स के बारे में पढ़ा हुआ है जो ऑक्सीजन देते हैं. इस तरह से वो ऑक्सीजन वाले पार्टिकल या जो भी कंपाउंड आता है उसके साथ मिलाकर, फ्यूल के साथ मिलाकर ही उसमें भरते. दिस इज वन मेथड. और आजकल और बहुत से एडवांस मेथड आ गए ताकि हम ज्यादा से ज्यादा फ्यूल पर सेकेंड जला सकें. दिस इज वन मेथड जिससे उसका फोर्स बढ़ा सकते हैं. दूसरा, फोर्स हम कैसे बढ़ा सकते हैं? अगर हम u बढ़ाएं, u इज व्हाट? वेलोसिटी ऑफ गैस. अब जितना फ्यूल जलेगा उतना यहां से निकलेगा, उसकी हम वेलोसिटी बढ़ा कैसे सकते हैं? तो आंसर है उसकी वेलोसिटी हम बढ़ा सकते हैं. इसकी क्वांटिटी तो हम नहीं बढ़ा पाते, जो तो जितनी मैक्सिमम की हुई है कर सकते हैं. उसके बाद यहां पर इसको ऐसे जेट बना देते हैं. जेट एक्शन आपने देखा है गार्डन में, पानी डालते पाइप से,
और अगर पानी को ज्यादा दूर करना है तो क्या करते हैं, उसके मुंह को दबा देते हैं, उससे पानी ज्यादा दूर चला जाता है, दैट इज जेट एक्शन। इस तरह से नोक बना देने से, कॉर्नर बना देने से उसका प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, ज्यादा दूर तक जाएगी। यही चीज हम यहाँ कर देते हैं यहाँ। तो क्वांटिटी कम मत हो, इसलिए बहुत सारे जेट बना देते, तो क्वांटिटी भी कम नहीं होती और वेलोसिटी सबकी इंक्रीज हो जाती है। दिस इज हाउ वी कैन इंक्रीज यू, एंड इसके लिए सॉलिड फ्यूल लेके हाउ वी कैन इंक्रीज डीएम। रेट ऑफ बर्निंग को इंक्रीज करेंगे, यू को इंक्रीज करेंगे, उससे फोर्स इंक्रीज हो जाए। ये फोर्स का फॉर्मूला। सो दिस इज हाउ रॉकेट वर्क्स। और इसके साथ अब हम लोग रॉकेट के न्यूमेरिकल भी बना सकते हैं, और एक न्यूमेरिकल नोट करिए। हाँ जी, बना किसी का? कितना आया? 5 into 10 to the power 5. Okay. A rocket consumes 1 quintal of fuel per second. हमको निकालना क्या है? Calculate force on rocket. रॉकेट के फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? U into dm by dt. ओके, U क्या है? वेलोसिटी ऑफ गैसेस विद रिस्पेक्ट टू रॉकेट। ये हमको दिया है, गैसेस विद रिस्पेक्ट टू रॉकेट 5 किलोमीटर पर सेकेंड। इसको SI सिस्टम में कन्वर्ट करिए। U is equal to 5000 dm by dt। ये कितना दिया है? 1 क्विंटल। 1 क्विंटल कितना होता है? 100 kg। dm by dt is equal to 100 kg। 100 kg जलने में टाइम कितना लगता है? 1 क्विंटल ऑफ फ्यूल पर सेकेंड, 1 सेकेंड। तो ये आ गया 100 kg पर सेकेंड। ठीक है, ये dm by dt की वैल्यू और ये u की वैल्यू, दोनों को यहाँ पर रख दिया, मल्टीप्लाई करना बस। 5000 into 100। This is 5 into 1, 2, 3, 4, 5. 10 to the power 5 Newton. This is the force on rocket. अगर हमको रॉकेट का मास दिया होगा तो एक्सेलरेशन निकाल लेंगे। Okay, so this is how we can find out thrust and acceleration of the rocket. Equilibrium of concurrent forces. इसका मीनिंग क्या है? Concurrent means एक ही पॉइंट पर लगने वाले। ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट पर एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है, और ये एक फोर्स इधर लग रहा है। तो ये सब फोर्सेस कॉन्करेंट कहलाएंगे। क्यों कॉन्करेंट कहलाएंगे? बिकॉज ऑल आर वर्किंग ऑन वन पॉइंट। सो दीज फोर्सेस आर कॉन्करेंट फोर्सेस। अब इन कॉन्करेंट फोर्सेस के इफेक्ट में ये पॉइंट मूव करेगा या नहीं करेगा, ये किस पर डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है कि इस पॉइंट पे कुछ नेट फोर्स बनता है या नहीं। अगर नेट फोर्स होगा तो ये पॉइंट जरूर मूव करेगा, और नहीं होगा तो नहीं मूव करेगा। किसी भी पॉइंट के, किसी भी पार्टिकल की वेलोसिटी कब चेंज होती है? व्हेन देयर इज ए फोर्स एक्टिंग ऑन इट। अदरवाइज इनर्शिया का लॉ क्या कहता है? इफ इट इज एट रेस्ट इट विल रिमेन एट रेस्ट, इफ इट इज इन मोशन इट विल रिमेन इन मोशन। ओके, तो ये पॉइंट, ये कॉन्करेंट फोर्सेस हैं। अगर ये पॉइंट मूव नहीं कर रहा है, एट रेस्ट है, तो इसको हम क्या कहेंगे? द पॉइंट इज इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मींस व्हाट? इक्विलिब्रियम का मतलब है कि किसी भी चीज पे नेट फोर्स जब जीरो लगता है, नेट फोर्स जीरो, देन वी से द पॉइंट इज इन इक्विलिब्रियम। उस समय उसकी वेलोसिटी कितनी चेंज होगी? कोई चेंज नहीं होगी, इट विल रिमेन एट रेस्ट। बाकी जाके हम और पढ़ेंगे, if it was in motion then it will keep moving with the same velocity, क्योंकि फोर्स होने से एक्सेलरेशन लगता है,
अगर नेट फोर्स 0 हो गया तो उसका एक्सेलरेशन 0 होगा, उसकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं होगा। फिलहाल हम ये ले रहे हैं दिस पॉइंट वाज एट रेस्ट, नाउ द फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन इट, मोर देन वन फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन इट, अगेन इट इज एट रेस्ट, अब भी नहीं चल रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, दिस पॉइंट इज इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है? इक्विलिब्रियम का मतलब है, देखिए इस पॉइंट पर, यहां पॉइंट है, इधर जितने फोर्सेस लग रहे हैं उतने ही फोर्सेस इधर लग रहे हैं, तो ये इधर जाएगा कि इधर जाएगा, किसी भी तरफ नहीं जाएगा, सो दीस फोर्सेस, टू फोर्सेस आर इक्वल। अगर नीचे लगने वाला फोर्स ऊपर लगने वाला फोर्स इक्वल है तो ये पॉइंट किधर जाएगा, किसी भी तरफ नहीं जाएगा। तो इस तरह से जब सब तरफ लगने वाले फोर्स एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं, then that point is in equilibrium, वहां से शब्द है। लेकिन इक्विलिब्रियम का मोटा शब्द हम क्या समझे, रेस्ट पे है, रेस्ट पे रहेगा बस, ठीक है। तो ये है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम कब होता है? A point will be in equilibrium when net force acting on it is 0। ये चीज आप नोट कर सकते हैं। इसके लिए हम लोग देखते हैं अलग अलग कंडीशंस क्या हो सकती हैं। पहली कंडीशन, एक पॉइंट पर अगर एक फोर्स काम कर रहा है, वन फोर्स, अगर एक पॉइंट पे एक फोर्स काम कर रहा है, इसको चलना ही है, इट इज नॉट इन इक्विलिब्रियम। तो वन फोर्स से हमको कभी इक्विलिब्रियम नहीं मिल सकता, राइट? नो इक्विलिब्रियम। अच्छा, क्या दो फोर्स से इक्विलिब्रियम मिल सकता है? आंसर है देयर इज ए कंडीशन, इफ देयर आर टू फोर्सेस which are equal and opposite, F1 F2, अगर F1 और F2 आपस में कैसे हैं? इक्वल, और एक दूसरे के कैसे हैं? अपोजिट, तो एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे, वेक्टर के रूल हमने पढ़े हैं। तब क्या होगा? ये पॉइंट किसी भी तरफ मूव नहीं करेगा, इक्विलिब्रियम आ गया। तो दो फोर्स के साथ इक्विलिब्रियम की कंडीशन देखिए, अगर ये दो फोर्स ऐसे होते, ये इस पॉइंट पर, तो ये पॉइंट खड़ा रहता कि रिजल्टेंट की तरफ जाता? रिजल्टेंट की तरफ जाता। यानी दो फोर्स होने से इक्विलिब्रियम हो, उसके लिए हमारी एक शर्त है। क्या शर्त है? दोनों को कैसा होना चाहिए? एक स्ट्रेट लाइन में और एक दूसरे के अपोजिट, तभी जाकर वो इक्विलिब्रियम होगा, नहीं तो नहीं होगा। अगर ऐसा हो गया तो ये दोनों मिलके रिजल्टेंट बनाएंगे, उस रिजल्टेंट की तरफ ये पार्टिकल चला जाएगा, तो दैट विल नॉट बी इक्विलिब्रियम। तो ये अगर दोनों हैं और कितने फोर्सेस हो गए? टू फोर्सेस, तो हमारी कंडीशन क्या बनी? बोथ शुड बी इन वन लाइन, बोथ शुड बी इन one line acting opposite to each other, both should be equal, both should be equal and in one line acting opposite to each other, acting opposite to each other। तब दो फोर्सेस से एक पॉइंट रह सकता है। हमारे क्वेश्चन किस तरह के होते हैं? क्या एक फोर्स लगने से एक पार्टिकल इक्विलिब्रियम में होगा? क्या आंसर होगा? नो। दूसरा क्वेश्चन, क्या दो फोर्स लगने से पार्टिकल इक्विलिब्रियम में हो सकता है? आंसर है यस, बट देयर इज ए कंडीशन।
they should be collinear and they should be acting opposite to each other and they should be equal to each other. Equal, collinear and opposite to each other. ये तीन चीजें अगर मीट आउट होती हैं तो इक्विलिब्रियम में हो सकता है कौन। अब हम अगली कंडीशन लेते हैं। एक पार्टिकल पर अगर तीन फोर्सेस लगेंगे तो क्या वो इक्विलिब्रियम में हो सकता है? तो आंसर है यस, हो सकता है, बट अगेन देयर इज ए कंडीशन कि वो फोर्स कैसे होने चाहिए। तो एक चीज तो हमको मालूम है इक्विलिब्रियम में हमको नेट फोर्स क्या होना चाहिए? जीरो। अगर ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे के अपोजिट हैं, ये फोर्स है अगर 10 तो ये -10, दोनों को हमने ऐड कर दिया, कितना हो गया? 0। एक ही डायरेक्शन में है इसलिए एक +10 और एक -10, दोनों मिला के 0, सब 0। अब तीन फोर्सेस एक पार्टिकल पर काम कर रहे हैं, क्या उसका रिजल्टेंट 0 हो सकता है? आंसर है यस, हो सकता है। कैसे हो सकता है? देखिए ये हमने वेक्टर्स में पढ़ा है इस तरह से, दिस इज वन वेक्टर, दिस इज अदर सेकंड वेक्टर एंड दिस इज थर्ड वेक्टर। इन तीनों वेक्टर का सम करिए। यहां से हमने स्टार्ट किया वेक्टर 1, फिर इसके हेड से टेल लगा के दूसरा वेक्टर स्टार्ट किया, दिस इज वेक्टर 2, फिर इसके हेड से टेल स्टार्ट करके तीसरा वेक्टर लिया 3। अब यहां पर जब फाइनल पोजीशन आई तो इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक वेक्टर बनाया, पर इनिशियल टू फाइनल तो बचा ही नहीं, तो वो वेक्टर की लंबाई क्या है? 0। दैट मींस रिजल्टेंट इज 0। फिर से देखिए, ये एक फोर्स है, ये दूसरा फोर्स है और ये तीसरा फोर्स है, बस। अब रिजल्टेंट मिला आपको, कितना रिजल्टेंट मिलेगा? इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, ये रिजल्टेंट मिला। इस रिजल्टेंट के कारण वो पार्टिकल जिस पर ये तीन फोर्स लगेंगे वो मूव करेगा। लेकिन अगर हमने तीनों फोर्स ऐसे सेट कर दिए कि वो एक ट्रायंगल की 3 आर्म्स बनते हो और वो फिगर क्लोज हो जाता है, तो ये हमने वेक्टर में पढ़ा है कि अगर क्लोज फिगर हो जाएगा तो उसका रिजल्ट कितना होगा? 0। तो इन तीनों फोर्सेस का रिजल्ट कितना है? 0। इस समय इसका रिजल्टेंट 0 होगा, तो दिस पार्टिकल विल बी इन इक्विलिब्रियम। इसी को एक दूसरे तरीके से हम बनाते हैं। ये है ये वाला फोर्स F1, ये वाला फोर्स F2, और ये फोर्स F3। तो ये जो तीनों फोर्स हैं, ये यही फोर्स है, खाली बनाने का तरीका दूसरा, बनाने का तरीका दूसरा है और फोर्स तो यही है। ये फोर्स इक्विलिब्रियम में होंगे। कैसे इक्विलिब्रियम में होंगे? दूसरा मेथड देखिए। पहला मेथड हमने क्या किया था? इफ द फोर्सेस आर अरेंज्ड एज साइड्स ऑफ ए पॉलीगॉन, एज साइड्स ऑफ ए पॉलीगॉन। पॉलीगॉन मींस it may be triangle, it may be quadrilateral, it may be pentagon, whatever it is. If they are arranged as sides of polygon in a serial and they can be represented by a closed polygon, then their sum is 0. ये आपने पहले लिखा था, ओके? फिर से सुनिए, if the forces can be represented by continuous sides of a closed polygon, then their resultant is 0 and the particle on which it is acting will be in equilibrium. ये दोबारा लिखने की जरूरत है, ओके? ये वाला देखिए, F1, F2, F3। ये F1 और F2 ये दो फोर्सेस मिलके ये अपना रिजल्टेंट बनाते हैं। ये कौन है? F1 प्लस F2। इस पार्टिकल पर ये दोनों फोर्स मिलके लगेंगे तो ये पार्टिकल पर इधर इतना फोर्स लगा F1 प्लस F2। अब हम क्या देखते हैं कि ये जो F1 प्लस F2 है, दिस इज इक्वल एंड अपोजिट टू F3।
ये वाली चीज एप्लीकेबल हो गई। इधर जितना फोर्स है उतना ही फोर्स इधर है, दे कैंसिल ईच अदर। अगर ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर दे तो नेट फोर्स कितना हो गया, 0, और ये पार्टिकल कहीं भी हिलेगा नहीं, दैट इज इन इक्विलिब्रियम। तो टोटल कितने फोर्स हैं, 3 फोर्सेस ने मिलके इक्विलिब्रियम क्रिएट कर दिया, राइट। सो 3 फोर्सेस कैन क्रिएट इक्विलिब्रियम। उसके लिए 2 शर्तें अभी तक हमने देखी। इफ दे कैन बी रिप्रेजेंटेड एज साइड्स ऑफ ए क्लोज्ड ट्रायंगल, then the particle will be in equilibrium. If, दूसरी condition, if resultant of the two is equal and opposite to third force, resultant of the two is equal and opposite to the third force, then again it will be in equilibrium. ये 2 condition हो गई, ये दोनों condition नोट कर लीजिए। If 3 forces as vectors can be represented as 3 consecutive sides of a closed triangle, then if 3 forces, कौन से forces हैं ये, these are concurrent, means एक ही पार्टिकल पर लगने वाले, concurrent. So if 3 concurrent forces can be expressed as 3 consecutive sides of a closed triangle. क्लोज होगा तभी वो ट्रायंगल होगा, इसलिए क्लोज शब्द उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर हमको ये याद रखना है कि क्लोज होना कंपल्सरी है ट्रायंगल। देन पार्टिकल विल बी इन इक्विलिब्रियम, ये हमारी एक कंडीशन हो गई। अब इस सेकंड कंडीशन को लिखते हैं, इसको नोट कर लीजिए तब तक। If resultant of 2 forces acting on a body, acting on a particle, if resultant of 2 forces is equal and opposite, is equal and opposite to third force, equal and opposite to third force, then particle will be in equilibrium. ओके, ये 2 कंडीशंस हमने लिखी। इन दोनों कंडीशन में एक बड़ी इंपॉर्टेंट कंडीशन छुपी हुई है, उसको थोड़ा सा समझिए। वो किस तरह से है, देखिए, ये हमारे पास एक प्लेन है, इस प्लेन में 2 फोर्सेस इस पॉइंट पे ऐसे और ऐसे 2 फोर्सेस काम कर रहे हैं, तो उसका रिजल्टेंट ऐसा आएगा बीच में, ठीक। दूसरा जो तीसरा फोर्स है, ये 2 का रिजल्टेंट 1 हो गया, तीसरा फोर्स इसके अपोजिट होना चाहिए, तो उसको ये कैंसिल कर सकता है। मान लीजिए तीसरा फोर्स ऐसा ना होके ऐसा हो गया, ये, तो क्या ये उसको कैंसिल कर सकता है? ये फोर्स किधर है, इस तरफ, तीसरा फोर्स कैसा है, इस तरफ, ये उसको कैंसिल नहीं कर सकता। अब सोचिए, ये जो दोनों फोर्स है यहां पर, इसका एंगल कोई भी हम रख दें, रिजल्टेंट बनेगा तो इसी प्लेन पे,
इसी कागज पे ही तो रिजल्टेंट बनेगा। लेकिन ये जो तीसरा फोर्स है ये इस प्लेन में है ही नहीं, ये ऐसा है, तो इसका जो अपोजिट फोर्स है कैसा चाहिए, ऐसा चाहिए। और ये फोर्स कैसा बन रहा है, इस प्लेन में बन रहा है, ये कभी भी इसको कैंसिल नहीं कर सकता। अगर इसका हम कंपोनेंट लेते हैं इधर वाला, तो दूसरा कंपोनेंट तो बचेगा, एक कंपोनेंट इसको कैंसिल करेगा तो दूसरा कंपोनेंट बच जाएगा, वो एक रिजल्टेंट फोर्स बन जाएगा। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या हुई कि तीनों फोर्सेस एक प्लेन में होने चाहिए, एक ही प्लेन में होने चाहिए। अगर कोई भी एक फोर्स दो को मिला के तो एक प्लेन बनेगा ही बनेगा। ऐसे तीन फोर्स है, दो फोर्स को मिला के हमने ये प्लेन को रख दिया, देखा तीसरा फोर्स इस प्लेन में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, ऐसा होगा और ऐसा होगा तो नहीं होगा। दो फोर्सेस तो इस प्लेन में है, तो तीसरे को भी उसी प्लेन में होना चाहिए, तब इस बात की संभावना बनती है, इस बात का चांस बनता है कि इन दोनों का रिजल्टेंट इसके इक्वल एंड अपोजिट हो। लेकिन इक्वल एंड अपोजिट के लिए पहली चीज क्या है, तीनों को एक प्लेन में होना चाहिए। तो नोट करिए, इट इज ए कंपल्सरी कंडीशन, it is a compulsory condition for three forces that they should be in one plane, that they should be in one plane to be in equilibrium, to be in इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो ये अब आप इक्विलिब्रियम के रूल समझ गए। इसी रूल को हम लोग ज्यादा फोर्सेस में भी लगा सकते हैं। अगर हम किसी तरह से प्रूफ कर दें कि एक बॉडी पे काम करने वाले 5 फोर्सेस हैं और पांचों का सम 0 हो गया, तो उसका मतलब क्या है, वो बॉडी कैसी है, इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, ये होता है इक्विलिब्रियम के रूल। इक्विलिब्रियम में एक और छोटी सी चीज जो पहले हमने पढ़ी हुई है, दैट इज लेमिस थ्योरम। लेमिस थ्योरम, लेमिस थ्योरम, अगर तीन फोर्सेस जैसे यहां बने, दिस इज वन फोर्स, दिस इज अनदर फोर्स एंड दिस इज थर्ड फोर्स, ये तीनों फोर्सेस इक्विलिब्रियम में हैं। अब हम लोग दो नियम तो जान चुके हैं कि अगर इन तीनों को एक के बाद एक मिलाकर एक ट्रायंगल बनाएंगे तो एक क्लोज ट्रायंगल बनेगा, तभी ये इक्विलिब्रियम। दूसरा, अगर कोई भी दो का रिजल्टेंट हम बनाएंगे तो वो कैसा बनेगा, इक्वल एंड अपोजिट टू थर्ड। भले इन दोनों का बनाए, इन दोनों का बनाएंगे तो देखिए यहां ये पूरा होगा, ये पैरेललोग्राम कंप्लीट हुआ, ये रिजल्टेंट बना विच इज इक्वल एंड अपोजिट टू दिस। कोई भी दो आप लीजिए, उसका रिजल्टेंट हमेशा तीसरे के इक्वल एंड अपोजिट होगा। ये दो नियम समझ में आ गए। अब लेमिस थ्योरम हमको एक और चीज प्रूफ करके बताता है, तीसरी, कि ये वाला फोर्स F1 है और ये एंगल अल्फा है, ये F2 है और ये एंगल बीटा है, और ये F बीटा, और ये वाला फोर्स F3 है और ये वाला एंगल गामा है। तो इन तीनों का आपस में रिलेशन होता है, और ये आप लेमिस थ्योरम में पढ़ चुके हैं। ये रिलेशन क्या होता है, F1 अपॉन साइन उसके सामने वाले एंगल की। सो दिस विल बी F1 अपॉन साइन अल्फा, दिस इज इक्वल टू F2 अपॉन साइन बीटा, दिस इज इक्वल टू F3 अपॉन साइन गामा। ये होता है लेमिस थ्योरम। तो इसमें अगर हमको अल्फा बीटा गामा इसकी वैल्यू दी गई है तो हम ऐसे प्रूफ कर सकते हैं ये इक्विलिब्रियम में होगा। तो तीनों में से कोई भी मेथड लगा के हम इक्विलिब्रियम प्रूफ कर सकते हैं। और अगर हमको ये दिया गया है कि वो पार्टिकल इक्विलिब्रियम में है तो तीनों में से हम किसी को भी यूज कर सकते हैं।
लेकिन एक बात जो सब में कॉमन है वो क्या है, इफ देयर आर थ्री फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बॉडी एंड इट इज इन इक्विलिब्रियम, देन F1 वेक्टर F2 प्लस वेक्टर F3, इन तीनों का सम कितना होगा, 0। ठीक है, देन ओनली इट विल बी इन इक्विलिब्रियम, दिस इज आवर कंडीशन। और इस कंडीशन के फुलफिलमेंट में हमने देखा एक ये वाला तरीका है, एक ये वाला तरीका है, एक ये वाला, ये तीनों चीजें आपको याद रखनी चाहिए इक्विलिब्रियम। आप जो मर्जी प्रूफ कर दीजिए, ठीक है। इसको हमने पहले 3 को किस में कन्वर्ट किया, 2 में कन्वर्ट किया, और फिर क्या लगा दिया, 2 वाला रूल, इक्वल एंड अपोजिट टू ईच अदर इन वन लाइन, इसलिए ये इक्विलिब्रियम में आ गया। ओके, सो दीज आर रिलेशंस for forces in equilibrium. Okay. Calculate average force on the balloon. What is force? By second law, force is rate of change of momentum. Rate of change of momentum F is equal to d by dt of p. What is p? Momentum. Okay, so this is d by dt of m into p. और अब याद करिए, मैंने आपको बताया था किसका बदलना जरूरी है, m का या v का, या कोई भी चलेगा, कोई भी चलेगा। तो क्वेश्चन को चेक करिए, m बदल रहा है या v बदल रहा है। देखिए इसमें जो बैलून से गैस निकल रही है वो कैसी है, उसकी वेलोसिटी कैसी है, यूनिफॉर्म, तो v नहीं बदल रहा है। लेकिन उसके अंदर मास कितना था, 10 ग्राम, और थोड़ी देर बाद 2.5 सेकेंड के बाद मास कितना हो गया, श्रिंक कंप्लीटली, मास कैसा हो गया, 0, 2.5 सेकेंड में। अब बताइए वेलोसिटी चेंज हो रही है कि मास चेंज हो रहा है, मास चेंज हो रहा है। ठीक है, इसलिए हमारा फॉर्मूला फोर्स का क्या होगा, dm by dt मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी। अब बनाइए, dm by dt निकालिए, चेंज इन मास, change in mass is final mass 0, initial mass 10 gram, 10 into 10 to the power minus, this is gram, 3 divided by dt time 2.5, then velocity 5 meter per second, 5 meter per second. This gives the answer. कितना है आंसर, 2.54, 4 5 20, 20 into 10 to the power minus 3. This is force, न्यूटन। अब इसको आप बना सकते हैं -3 से 1 2 3, so this will be 0.02 Newton. Minus shows direction. Direction means what? The air escape. एक बैलून से एयर किधर निकलती है, नीचे, तो फोर्स किधर लगेगा, ऊपर, माइनस शोज दैट। सो अगर आप ऐसा माइनस लिखते हैं तो आंसर क्या लिखेंगे, फोर्स is 0.02 Newton in a direction opposite to air। ठीक है, ये आ गया, opposite to escaping air। ओके, तो आज हम लोग यहीं तक करते हैं। नेक्स्ट क्लास में कुछ और न्यूमेरिकल्स करेंगे।
और नेक्स्ट क्लास में इंपॉर्टेंट टेक्निकल चीजें बताएंगे कि किस तरह से हम चलते हुए ऑब्जेक्ट में फोर्स की कैलकुलेशन करते हैं, दैट इज नोन एज फ्री बॉडी डायग्राम। तो नेक्स्ट क्लास में सब आइए फ्री बॉडी डायग्राम